हाँ तो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया होगे। और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अपने गुरुजी पर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपने टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एसएससी सीएचएसएल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 101% देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो बिना रुकावट चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं और हमारा पहला क्वेश्चन हमें अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका फ्रोजन हैवी वाटर, ऑप्शन सी है आपका आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है आपका पॉपुलर नेम ऑफ बेंजीन। आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम है बच्चों, आप गेस कर लीजिए जब तक मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, इसके नोट्स भी दे रखे हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ सॉलिड in the form of dry ice by allowing the liquefied CO2 to expand rapidly। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज कंपाउंड्स इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। ऑप्शन ए है आपका इथेनॉल, ऑप्शन बी है आपका मिथेनॉल, ऑप्शन सी है आपका प्रोपेनॉल, या ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सा वुड स्पिरिट माना जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। ओके, नोट्स देख लेते हैं इसके। मिथेनॉल CH3OH होता है, ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 43, क्वेश्चन नंबर 43। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इथेनॉल। आपका ऑप्शन है ए, इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ऑप्शन बी, इट गिव्स आउट हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम, ऑप्शन सी, इट इज एन ओडरलेस लिक्विड, ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इट इज एन ओडरलेस लिक्विड। ओडरलेस लिक्विड, ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये इथेनॉल के लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं इसके। इसके जो नोट्स हैं, इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट एंड रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। इसके अंदर ऑर्डर होती है और हमें उस ऑप्शन में बोला था कि ये एक ऑर्डर नहीं होती इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44। If we take 1 kg of iron and let it rust and none of the rust fall off, then the total weight will be option A, less than 1 kg, option B, more than 1 kg, option C, exact 1 kg, option D, more or less than 1 kg। ऑप्शन गेस कीजिए। सोचा होगा आपने, सोचा नहीं होगा तो आपको पता होगा कि सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर लोहे पर जंग लग जाए और उसका जंग जो है वो गिरे ना, तो क्या उसका वजन उतना ही रहेगा, या उसका वजन बढ़ जाएगा, या उसका वजन कम हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोर देन 1 kg। उसका जो वजन है वो 1 किलो से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा चीज एडअप हो गई है। ठीक है, देख लेते हैं इसके नोट्स। नोट्स ये लिखे हुए हैं, आप पॉज करके वीडियो नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, अलाउइंग हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ऑप्शन बी है एन अलाउइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ऑप्शन सी है आपका द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय
इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज एन एलॉय इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि दो से ज्यादा मेटल से मिलके बना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये इसके नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स में लिखा हुआ है एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more metals or a metal and a non-metal. Alloying help in improving the properties of a metal. The melting point of an alloy is less than that of pure metal. ठीक है बच्चों, पढ़ा होगा आपने एलॉय के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following statement is incorrect about stainless steel? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है स्टेनलेस स्टील के लिए? तो आपके ऑप्शन है ए, इट इज ऑल्सो नोन एज इनॉक्स, माफ कीजिएगा, इनॉक्स स्टील। ऑप्शन बी है आपका इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ऑप्शन सी है आपका इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट। ऑप्शन डी है molybdenum is added to increase corrosion resistance in reducing acids। आप अपना आंसर सोच लीजिए, मैं आपको आंसर शो कर देता हूं। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये स्टेटमेंट गलत है स्टेनलेस स्टील के लिए। ये एलॉय नहीं होता है, ये एलॉय आयरन, कोबाल्ट और निकल का एलॉय नहीं होता है। ठीक है, नोट्स में इसके लिखा भी हुआ है स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो नोन एज इनॉक्स स्टील। इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ये एलॉय होता है आयरन, क्रोमियम एंड निकल का एलॉय होता है ये। इट इज अ कोरोजन रेजिस्टेंस एंड मोलिब्डेनम इज एडेड टू इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस इन रिड्यूसिंग एसिड्स। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज एनर्जी हमारी थोड़ी लो है क्योंकि थोड़ा सा बीमार है हम, इसलिए कोई नहीं, लेकिन हमें अपना काम तो करना ही है। तो हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following is correct about the properties of a solution? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, नीचे जो हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन के लिए? ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है ए, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। आपका ऑप्शन है बी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। ऑप्शन सी है आपका द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। आप इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट या एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर शो कर देता हूं। इसका आंसर है जो, यानी कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट सी, दैट इज द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। बेटा सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जब सोल्यूट पार्टिकल्स को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाता है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसकी नोट्स क्लियर करें, देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूशन आर सिमिलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। हमारे बहुत स्मॉल साइज होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, और ये सेटल डाउन भी सोल्यूट पार्टिकल इसके नहीं होते हैं जब ये अनडिस्टर्ब्ड छोड़े जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज which method is used to separate the components of a mixture containing two miscible liquids having sufficient difference in their boiling points? ऑप्शन ए है आपका सिंपल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है आपका क्रिस्टलाइजेशन, या ऑप्शन डी है आपका क्रोमेटोग्राफी। दोबारा एक बार नहीं समझ आया क्वेश्चन तो एक बार पढ़ लेते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, हमें ऐसे कंपोनेंट जिसमें 2 मिसिबल लिक्विड्स हों उसे कैसे उसको हम करेंगे, सेपरेट करेंगे, कौन से मेथड से?
आप चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन की मदद से हम दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स दे रखे हैं आपको। सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. Example acetone and water. Acetone पता होगा आपको, नेल पॉलिश से छुड़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द इनकरेक्ट एलॉय कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल पेयर। ऑप्शन ए है आपका लॉक एलॉय आयरन, ऑप्शन बी है आपका वाइटेलिनियम कोबाल्ट, ऑप्शन सी है आपका इटेल्मा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है आपका कॉन्स्टेंटाइन कॉपर। इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर शो करता हूं इसका। इसका जो आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉक एलॉय आयरन। लॉक एलॉय आयरन ये इनकरेक्ट है इन चारों में से। ठीक है, इसके नोट्स दे रखे होंगे हमें। लॉक एलॉय इज एन एलॉय दैट कंटेन्स 62% बेरिलियम एंड 38% एल्यूमिनियम। ऑल द अदर पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर ए वाले पेयर को छोड़ के बाकी के जो तीन पेयर थे वो करेक्टली पेयर्ड थे, मैच्ड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, इप्सम सॉल्ट इज एन ओर कंटेनिंग सोडियम। ऑप्शन बी, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी, एस्बेस्टस इज एन ओर कंटेनिंग कैल्शियम। मिलेराइट मिनरल कंटेन निकल। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर शो करूंगा इसका। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इप्सम सॉल्ट इज एन ओर कंटेनिंग सोडियम, ये वाली आपकी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका जो नोट्स में लिखा हुआ है, इप्सम सॉल्ट इज एन ओर कंटेनिंग मैग्नीशियम, it is also known as the heptahydrate sulfate mineral. Its chemical formula is MgSO4.7H2O। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला भी हमें दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बॉन्ड ऑर्डर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए, half the difference between the number of bonding and anti-bonding electrons. Option number B, twice the difference between the number of bonding and anti-bonding electrons. Option C, the difference between the number of bonding and anti-bonding electrons. Option D, the sum of the number of bonding and anti-bonding electrons. ऑप्शन चूज कर लीजिए आप, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर शो करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज half the difference between the number of bonding and anti-bonding electrons। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को जो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो ये स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट है एकदम। half the difference between the number of bonding and anti-bonding electrons। ठीक है बच्चों, इसकी जो नोट्स हैं वो दे रखे हैं। द बॉन्ड ऑर्डर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज गिवन बाय द half the difference between the number of bonding and anti-bonding electrons। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 52। विच इज द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, या ऑप्शन डी है आपका पोलर बॉन्ड। तो इनमें से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आपका आंसर शो कर दूंगा। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। इसके नोट्स दे रखे हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन is termed as electrovalent bond. It is also known as ionic bond. इसे हम ionic bond भी बोलते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
What do we call the cell potential when no current is drawn through galvanic cell? हम उसको क्या बोलेंगे जब what do we call the cell potential? हम सेल पोटेंशियल को उस टाइम पे क्या बोलेंगे जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जाएगा गाल्वेनिक सेल से? आपका ऑप्शन है ए जीरो पोटेंशियल, ऑप्शन बी ईएमएफ, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आप एक ऑप्शन कोई भी चूज कर लीजिए बच्चों, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर शो कर दूंगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ होगा इसका आंसर। जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जाएगा गाल्वेनिक सेल से तो हम उसको बोलेंगे ईएमएफ। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट्स में इसके लिखा हुआ है द सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of the cell when no current is drawn through the cell. Also, it is now an accepted convention that we keep the anode on the left and the cathode on the right while representing the galvanic cell. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 54। What is the Gibbs energy of a cell? NF is equal to amount of charge passed, E is equal to EMF of the cell. चलिए आपके ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है ए -1/2 NFE, ऑप्शन बी दैट इज 2 NFE, ऑप्शन सी -NFE, ऑप्शन डी NFE। चलिए इसका करेक्ट पेयर देखते हैं कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज -NFE। गिब्स एनर्जी ऑफ अ सेल होगी जो होगी -NFE। इसके नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके नोट्स में लिखा हुआ है इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई एंड एनएफ is the amount of charge passed and delta Rg is the Gibbs energy of the reaction, then Gibbs energy is equal to -NFE। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following factors affect the electronic conductance of a metal? कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ अ मेटल को? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए है द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, ऑप्शन बी है आपका द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ऑप्शन सी है आपका टेम्परेचर, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सही पेयर देख लेते हैं क्या होगा। इसका जो सही पेयर है वो है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के जो तीन ऑप्शंस थे वो तीनों के तीनों करेक्ट थे। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ मेटल को, उसके लिए ये तीनों फैक्टर्स जो हमें दे रखे थे वो तीनों के तीनों करेक्ट थे। नोट्स में भी सेम चीज लिख रखी है। नोट्स आपको अगर वीडियो पॉज करके पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। द सेल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सेल कांस्टेंट होता है वो नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन से पर डिपेंड नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपका ऑप्शन ए है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन बी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन सी है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको आपका आंसर शो कर दूंगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो है ऑप्शन सी दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो सेल कांस्टेंट होता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करता है। इसके नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। द सेल कांस्टेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ डाइल्यूशन। ऑप्शन ए है आपका नो चेंज, ऑप्शन बी है आपका इंक्रीजेस स्लोली, ऑप्शन सी है आपका इंक्रीजेस स्टीपली, ऑप्शन डी है आपका डिक्रीजेस स्लोली। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप बच्चों चूज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर शो कर दूंगा इसका।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीजेज स्टीपली। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बच्चों, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ डाइल्यूशन, कि मतलब मोलर कंडक्टिविटी होती है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो डाइल्यूशन के केस में क्या होती है। तो उसमें आपका जो आंसर है वो है इंक्रीजेस स्टीपली, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन, स्पेशली नियर लोअर कंसेंट्रेशन, द वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following is true about an inert electrode? इनमें से कौन से ऑप्शन इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन बी, इट एक्ट एज अ सोर्स और सिंक ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बच्चों एक ऑप्शन चूज कर लीजिए इसमें से, मैं जब तक आपको इसके सॉल्यूशन दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है बच्चों, दैट इज बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, यानी कि नोट्स में इसके देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके नोट्स में लिखा हुआ है, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड एक्ट एज अ सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड। ये आपको दो एग्जाम्पल्स में यहाँ प्रोवाइड कराए गए नोट्स में। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोरोजन। अब वो कह रहे हैं नीचे 4 ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं उसमें से आप एक ऑप्शन कोई भी चूज कीजिए जो आपकी कोरोजन के लिए करेक्ट हो। आपका ऑप्शन ए है बच्चों, कोरोजन ऑफ मेटल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ऑप्शन बी है आपका बाइसफिनॉल कैन बी यूज्ड टू कवर द मेटल सरफेस टू प्रिवेंट कोरोजन। ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है आपका नन। तो आपको इसमें आंसर भी दिख गया। तो चलिए, आप आंसर तो आपको दिख ही गया है, बट कोशिश कीजिएगा बच्चों की पहले आप खुद चूज करने की कोशिश करें जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे आपको दिख गया होगा ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऊपर की जो दोनों स्टेटमेंट थी वो दोनों करेक्ट थी। यानी कि देखिए लिखा हुआ है नोट्स में, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टू प्रिवेंट कोरोजन is to prevent the surface of the metallic object to come in contact with atmosphere. This can be achieved by covering the surface with paint or by some chemicals. Example is bisphenol. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का पढ़ते हैं, जो कि है व्हाट कैन बी कॉल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन मीथेन। हम उस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे जो कि मीथेन में प्रेजेंट होगा। ऑप्शन ए है आपका प्राइमरी कार्बन एटम। ऑप्शन बी है आपका सेकेंडरी कार्बन एटम। ऑप्शन सी है आपका टर्शियरी कार्बन एटम। ऑप्शन डी है आपका क्वार्टनरी कार्बन एटम। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए बच्चों, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन शो कर दूंगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स देख लेते हैं। इसके नोट्स में लिखा हुआ है कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन और टू ओनली वन कार्बन एटम एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी क्वेश्चन के साथ।